अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुल रऊफ़ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मैं जिस वीडियो को लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ वो है रोड कंस्ट्रक्शन कि सड़क किस तरह तमीर होती है, उसके क्या मराहल हैं, उसके क्रॉस सेक्शन क्या है। इसके अलावा वो अगर उसको क्रॉस सेक्शनल काटें तो किस तरह की दिखती है, उसकी डिटेलिंग क्या होती है और उसकी अगर कैलकुलेशन करनी हो तो वो किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो है ना मैं और अपने जो मैंने सीखा है वो आपको बता सकूँ। जी दोस्तों, मैं आज ये एक प्लान लेके आया हूँ इंटरचेंज का, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है तो मुझे मालूम है कि ये क्या बना हुआ है। ये एक मुकम्मल इंटरचेंज है जहाँ पे इधर और इधर एक फ्लाईओवर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अंडरपास है और बाकी जो एट ग्रेड रोड्स हैं, इसमें कुछ हिस्सा पुराना बना हुआ है, पुरानी रोड के ऊपर बना है और कुछ हिस्सा नई रोड के ऊपर बना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सड़क के हिस्से होते हैं क्या क्या काम होता है उनका। या तो सड़क जो है वो बनी बनाई रोड के ऊपर दोबारा तोड़ के बनाई जाती है और बाज़ दफ़ा जो है वो जब पूरी की पूरी इंटरचेंज नहीं बनानी होती है तो वो उस तरह बनाई जाती है। तो अगर तो बिल्कुल उधर सड़क नहीं थी पहले बनी हुई तो सड़क बनानी है, जिस तरह फसलों के ऊपर से मोटरवेज़ गुज़रती हैं या ज़रूरी ज़मीन के ऊपर से गुज़रती है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ज़मीन को साफ़ करते हैं। उस साफ़ करने के अमल को जो है जो क्लियरिंग एंड ग्रबिंग कहते हैं। ये क्या होता है कि ये जो मिट्टी के अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, उसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया जाता है। तकरीबन इसको 4-5 इंच 6 इंच तक ना कुरेद के मिट्टी को तो नई मिट्टी की तह डाली जाती है, तो इसको क्लियरिंग एंड ग्रबिंग कहते हैं। इसके अलावा जो बड़े तन आवर जो दरख्त होते हैं उनको हटा लिया जाता है। बाज़ दफ़ा तो उनको पूरा प्रॉपर हटाया जाता है कि वो दोबारा इस्तेमाल हो सकें, बाज़ दफ़ा उनको काटना पड़ता है, ये ज़रूरत के मुताबिक होता है। जब आप अपनी मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ करने के बाद जो सबसे प्लेन पहले ही सरफेस आती है मिट्टी की, उस मिट्टी को जो ना हम दबाते हैं रूलर की मदद से, उसको कहते हैं सब ग्रेड प्रिपरेशन। सब ग्रेड इसकी जो होती है मेजरमेंट की यूनिट वो होता है स्क्वायर मीटर। इस तरह क्लियरिंग ग्रबिंग का भी यूनिट रेट स्क्वायर मीटर होता है। इसके बाद बाज़ दफ़ा जो हम एक्सकवेशन के लिए कोई खुदाई करते हैं जो रोड के अलावा होती है, तो उसको जो है ना उसके बाद एनजीसी कहते हैं या कंपैक्शन ऑफ नेचुरल ग्राउंड कहते हैं। वो भी इसी तरह दबाने का अमल होता है मिट्टी को अच्छी तरह, तो रूलर्स की मदद से करते हैं। तो इसको भी जो है ना हम इसका भी यूनिट जो है स्क्वायर मीटर होता है। ये भी तकरीबन सेम जो है ना सब ग्रेड प्रिपरेशन की तरह होता है। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उकताइएगा मत, इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हम जब मिट्टी को साफ़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा उधर कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे मिट्टी काबिल इस्तेमाल नहीं होती, मतलब कोई पानी खड़ा हुआ है, कोई तालाब है जिसमें गार वगैरह है, तो उस गार को निकाल के पहले फेंकना होता है। जितनी गहराई में गार होती है उसको उधर से निकालना होता है। उस चीज़ को एक्सकवेशन ऑफ अनसूटेबल मटेरियल कहते हैं, यानी कि जो सूटेबल मटेरियल नहीं है उसको निकालने के बाद उसको हम बैकफिल करते हैं जो सैंड के साथ होती है, और उसको भी कंपैक्ट किया जाता है। इसका जो यूनिट होता है एक्सकवेशन का, इसका होता है क्यूबिक मीटर में। उसके बाद जहाँ पे हमारी जिस तरह ये रोड्स हैं, रोड के साइड में जो हम ड्रेन वगैरह अपनी ड्रेनेज सिस्टम के लिए खुदाई करेंगे, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन। उसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है और उसकी जो एक्सकवेशन करने के बाद हम अपना स्ट्रक्चर तमीर करते हैं अंडरग्राउंड। उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं बैकफिल। ये बाज़ दफ़ा जो प्रॉपर पत्थर होता है उसके साथ होती है और बाज़ दफ़ा ये सैंड और पत्थर मिक्स करके की जाती है। बहुत कम है कि जो एक्सकवेशन हमने की होती है उसी को दोबारा मटेरियल को भर देते हैं, ज़्यादातर सैंड इस्तेमाल होती है। उसके बाद बाज़ दफ़ा जो हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी ऊंचा हो
जिस तरह ये मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ। ये सेक्शन आप देखिए, ये सेक्शन है A22। यहाँ पे ऊंचाई काफ़ी ऊंची हो जाती है। यहाँ से ये हमारा नेचुरल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, जिसको NGC कहते हैं। ओ सॉरी, NSL कहते हैं। NGC तो नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन को कहते हैं। ये NSL होता है, नेचुरल सरफेस लेवल, NSL। तो उसके बाद ये तकरीबन हाइट होती है, वेरीज करते हैं। यहाँ पे कम होगी, चलती 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 यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे तकरीबन 4-5 मीटर आप कह लें। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हमें बाहर से लानी पड़ती है, तो उसको जो है ना एम्बैकमेंट फिल कहते हैं, जो कि बाहर से परचेज़ की जाती है। बाज़ दफ़ा जो एक्सकवेट किया होता है मटेरियल, उसकी अगर मिट्टी साफ़ सुथरी है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ दफ़ा सड़क के दरमियान में टोम वगैरह आ जाते हैं, जो स्ट्रक्चर एक्सकवेशन तो नहीं होती, लेकिन वह वैसे मिट्टी होती है, तो उसके लिए जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा ये मिट्टी का लेवल है, जबकि हमारी सड़क ये तमीर होनी है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम एक्सकवेट करते हैं। तो ये सारी की सारी फिलिंग जो है ना इधर इस्तेमाल होती है, इसको एम्बैकमेंट फिलिंग कहते हैं। ये तो होगी रोड लेवल के लिए। बाज़ दफ़ा जो हमारी जो नई रोड होती है, जहाँ पे बिल्कुल स्मूथ मिट्टी होती है, बाज़ दफ़ा जो हम सड़क बनाते हैं वो अपनी पहले से तमीर शुदा सड़क को डिज़ाइन चेंज की वजह से, वेरी ज़्यादा चौड़ा करने की वजह से होती है। उसके लिए फिर हम अपनी अलहदा से ट्रीटमेंट करते हैं अपनी रोड की। इसके लिए सबसे पहले अगर तो सिर्फ़ हमने असफाल्ट के ऊपर असफाल्ट करनी हो, तो हम अपनी ऊपर वाली सतह को इस तरह कुरेद देते हैं, जिस तरह बिल्ली पंजे मारती ना, इस तरह कुरेदने के अमल को स्कैरिफिकेशन कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। बाज़ दफ़ा जो हमारी असफाल्ट बिल्कुल ही ख़राब हुई हो, तो ये अगर हमारी रोड है तो हम इसमें से मिलिंग कर देते हैं। मतलब मिलिंग क्या कि हम अपने असफाल्ट को मशीन के साथ रिमूव कर देते हैं। वो 5 सेंटी भी होती है, 10 सेंटी भी होती है, जितनी ज़रूरत महसूस हो। तो उसके बाद फिर हम अपना नया मटेरियल फिल करते हैं, इस जगह पे दोबारा असफाल्ट फिल करते हैं। नहीं, बाज़ दफ़ा सिर्फ कुरेदने के बाद ही असफाल्ट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जब पे असफाल्ट ख़राब हो तो उसको कुरेदने के बाद असफाल्ट फिल करते हैं। इस अमल को मिलिंग कहते हैं, मिलिंग ऑफ असफाल्ट। बाज़ दफ़ा ये हमारा रोड है, जिस तरह का ये मैं आपको रोड दिखाता हूँ। एक ये हमारा रोड बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक पीस ख़राब हो गया रोड का, ये वाला। बाकी रोड बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे किसी वजह से कोई गड़ा पानी खड़ा हो गया या गड़ा बन गया, तो लीकेज की वजह से ये रोड बैठ गई। जब इसको हम सेट करते हैं ना, इस पोर्शन को, पैच को, इसको पैचिंग कहते हैं। ये 15 सेंटी की भी होती है, 30 सेंटी की भी होती है, कि इसमें से सारा मटेरियल निकालते हैं। निकालने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। करने के बाद जो है ना दोबारा इसको फिलिंग करते हैं, इसको पैच वर्क कहते हैं। बाज़ दफ़ा जो हमारी रोड जो होती है उसको हम मुकम्मल रिमूव करते हैं, कि ये हमारी असफाल्ट हुई थी, ये हमारा सारा सिस्टम था। तो डिज़ाइनर जो कहता है कि आपका जो रोड पेमेंट स्ट्रक्चर था, ये वाला, ये वाला जो रोड पेमेंट स्ट्रक्चर था, इस रोड पेमेंट स्ट्रक्चर को आप रिमूव कर दें अपना। इसके ऊपर से जो असफाल्ट होती है वो बिल्कुल सारी रिमूव कर दी जाती है। उसका यूनिट जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद जो नीचे पेमेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके जो मुख्तलिफ मराहल होते हैं कि उस मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करना है। अगर वो इस्तेमाल के काबिल है, वो लैब में जाता है, उसका टेस्ट होता है। अगर वो इस्तेमाल के काबिल हो तो उसको जो है ना दोबारा से सब बेस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम उसको मुकम्मल तौर पे जो है ना डिस्पोज़ कर देते हैं। अब ये सब बेस वाटर बोर्न क्या होता है? ये रोड पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे पहले जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है ना, इसको सब ग्रेड टॉप लेवल कहते हैं। इसके ऊपर हम अपनी जो एक लेयर इस्तेमाल करते हैं वो बारीक पत्थर होता है, बारीक पत्थर, इसको सब बेस कहते हैं। ये एक लेयर में, 2 लेयरों में डिज़ाइन के मुताबिक लगाई जाती है। उसके बाद ऊपर मोटे पत्थर के साथ लेयर बिछाई जाती है, वो भी 1 या 2 लेयरों में, ज़्यादातर 2 लेयरों में होती है, ताकि कंपैक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये बड़े ग्रेवल्स होते हैं, तो इसको वाटरबोर्न मैकेडम कहते हैं। इसको खाके के साथ
पहले फिल किया जाता है, उसके बाद खाका डाला जाता है। खाका डालने के बाद जब पानी डाला जाता है तो वो बिल्कुल इसके अंदर जिस तरह कंक्रीट मिक्स होती है इस तरह ये मिक्स हो जाता है। इसके बाद इसको जब फिर असफाल्ट की करनी होती है तो सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह इसके ऊपर से जो सरफेस की मिट्टी होती है उसको रिमूव करते हैं। इस रिमूव करने के बाद हम सबसे पहले इस पर प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है हमारा, उसको मिट्टी का तेल कहते हैं, उसके अंदर जो या बाज़ दफ़ा जिस तरह भी डिज़ाइनर कहता है लैब वाले, तो उसके बाद मिक्स करने के बाद एक ख़ास जो बिचुमन की क्वांटिटी होती है ना उसमें शामिल करके तो गड़ा महलूल बना के इसके ऊपर डाला जाता है। डालने के बाद कुछ देर उसको रहने दिया जाता है। जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसके बाद असफाल्ट की लेयर डाली जाती है। इस असफाल्ट की लेयर को कहते हैं ABC, जिसको असफाल्ट बेस कोर्स कहते हैं। इसके जो ये पत्थर होते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है पत्थर की वो काफ़ी मोटी होती है, वेरिंग कोर्स से मोटी होती है, तो इस वजह से इसको बेस कोर्स कहते हैं। ये भी 1 या 2 लेयरों में डाला जाता है। अगर मैं इसकी आपको तफसील बताऊं पेमेंट स्ट्रक्चर की, जी ये देखिए, ये प्रॉपर डिज़ाइन जो वर्क है हमारा, ये देखिए। सबसे पहले ये है 125 mm की एक लेयर, सब बेस फर्स्ट लेयर, फिर 125 की टॉप लेयर, फिर वाटर बाउंड मैकेडम की फर्स्ट लेयर, फिर वाटर बाउंड मैकेडम की टॉप लेयर, फिर ABC 75 mm, फिर AWC, सॉरी ये AWC, ये 75 mm। तो ये डिज़ाइनर हमें पहले बताता है कि हमने अपना जो रोड पेमेंट स्ट्रक्चर है उसकी जो एजिंग है, एजिंग के बाद कितनी स्लोप देनी है, उस हिसाब से हमें मालूम होता है, तो उस हिसाब से हम लेइंग करते हैं। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले इस लेवल पे हम अपने जो प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट करने के बाद जब हम पत्थर डालते हैं असफाल्ट बेस कोर्स का, वो बिचुमन में मिक्स होता है और गरम गरम जब उसको डाल के उसको दबाते हैं, कंपैक्ट करते हैं, तो खुश्क होने के बाद इसको भी 1 या 2 लेयर्स में किया जाता है। अगर तो नीचे वाली लेयर है तो उसमें प्राइम कोट करते हैं। अगर ABC में ही 2 लेयर करनी हो तो इसके ऊपर दूसरी लेयर डालने से पहले एक कोट किया जाता है, उसको टैग कोट कहते हैं। वो भी सेम प्राइम कोट की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम अपने जो ना असफाल्ट की कमी करके उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं आम अल्फाज में। तो ये ABC का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद AWC करते हैं, उसी के लिए फिर से टैग कोट किया जाता है। टैग कोट करने के बाद ऊपर असफाल्ट वेयरिंग कोर्स कर दी जाती है और मुकम्मल तौर पे कंपैक्ट करने के बाद फिर इस पे ऊपर जो है ना लेन मार्किंग कर दी जाती है। लेन मार्किंग का आपको पता है कि येलो पट्टी की जाती है। उसके बाद अब मैं आपको प्लान के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा मेन कैरेज वे है, यहाँ पे एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। ये मैं सेक्शन आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा सेक्शन है इस जगह का। यहाँ पे 2 रोड्स हैं, एक इस साइड पे 2 रोड्स हैं और दरमियान में ड्रेन है। तो ये सारी उसकी तफसील है, ये आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, लेकिन जो है तफसील इसकी जो है ना वो ऑटोकैड पे पढ़ी जाती है। तो इसके लिए सर्विस रोड के लिए अलग पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। मेन कैरिजवे के लिए वो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर पेमेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ, उसकी थिकनेस लिखी होती है। उसके ये जो शोल्डर हैं, ये आपको बताया कि ये ऑलरेडी पहले से तय होता है कि किस शेप का कितनी हाइट का लगना है। उसके बाद इसकी स्लोप ट्रीटमेंट क्या होनी है। उसके बाद ये एक सर्विस रोड का पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर ड्रेन कितनी वाइड होगी, फिर ये क्या होगा। अब सड़क के जो हिस्से होते हैं वो एक तो लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, जितनी ज़मीन ख़रीदती है हुकूमत मालकान से, इसको लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, LOC। तो ये LOC है एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब अगला आपको सेक्शन दिखाऊँ, ये सेक्शन है इस जगह का। इस जगह में हमारा जो रोड है वो अप हो गया,
अगर हम ये देखें, ये रोड हमारा अप है, उसके बाद स्लोप आती है नीचे, उसके बाद ये फिलिंग मटेरियल होता है जिसमें पौधे वगैरह लगाते हैं। उसके बाद फिर से ड्रेन जो पीछे चल रही थी, इधर ड्रेन चल रही थी, वो इधर आई। उसके बाद ड्रेन कवर करने के बाद वही रोड पेमेंट स्ट्रक्चर, ये दूसरा सेक्शन हो गया। अब तीसरा सेक्शन जो इसका है, एक मिनट, तीसरा सेक्शन इसका ये सेक्शन बहुत ज़्यादा है जी। तीसरा सेक्शन भी इसी तरह के मेन कैरिज वे है। उसके बाद ये आपको ज़रा तफसील आप शायद देख सकें कि ये इसका साइज़ लिखा हुआ है कि कितनी शोल्डर क्या होगा, कैरिज वे कितनी होगी, लेन कितनी होगी। उसके बाद ये पेमेंट स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर्टी लाइन या LOC जिसको कहते हैं, ये होता है। ये तो होगी हमारी रोड की डिटेल, ये हो गया हमारे पेमेंट स्ट्रक्चर की डिटेल। उसके बाद ये है प्रॉपर क्रॉस सेक्शन जो तमीर होता है, जिस तरह एज़ पर लेवल हमारी रोड तमीर होती है। उसके लिए हमें नेचुरल ग्राउंड लेवल जो पढ़े जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअल जो पढ़े जाते हैं। हमारी जो रोड होती है उस, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारी सड़क है, इसको प्रॉपर 20-20 मीटर पे हम अपने काटते हैं, 20 पे या 25 मीटर पे। तो उसके बाद हम इसके प्रॉपर क्रॉस सेक्शन बनाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये इसके लेवल पढ़े जाते हैं। सबसे पहले नीचे पढ़े जाता है, नीचे पढ़ने के बाद फिर PGL जो हमें डिज़ाइन लेवल दिया जाता है। डिज़ाइन लेवल के बाद जो हमें पेमेंट स्ट्रक्चर दिया होता है 0.625, वो हम अपना लगा के हम इसका एरिया इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रोड बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये अमल वहीं हो सकता है जहाँ पे वेरिएशन हो, जिस तरह इस प्लान में है काफ़ी वेरिएशन है। इसके लिए हम एरिया मेथड नहीं कर सकते। इसके लिए हम अपनी मैनुअल जो है ना, लेंथ विड्थ डेप्थ के साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो हैच एरिया, फिल एरिया, इसका फिल एरिया 45 स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे जो मिट्टी फिल होनी है उसको हम कहते हैं, वो मुख्तलिफ लेयर्स में होती है, C जोन, B जोन, उसके बाद सब ग्रेड टॉप लेवल, इस तरह होती है। अब इसको नीचे स्ट्रेट क्यों काट दिया है, वो इसलिए काटा है कि जब आप ये देखेंगे ना, ये इस वाले सेक्शन को आप गौर करें तो बाद जब ये लेवल नीचे था तो ये जो ड्रेन थी हमने इसको इधर से काट दिया, इसको इधर से काट दिया कि इस मेन कैरेज वे की हम अलहदा कैलकुलेशन करेंगे, इस रोड की अलहदा से क्रॉस सेक्शन बनेंगे, इस साइड के अलहदा बनेंगे, इस साइड के अलहदा बनेंगे एज़ पर एक्चुअल। तो इसलिए ये इसको कर दिया। ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन दे दिया। इसके बाद एलिवेशन इसका एक्चुअल दे दिया। ये बता दिया कि ये सर्विस लेन फलानी आ रही है और उसका जो कोऑर्डिनेट है ये। इसके अलावा ये जो ड्रेन है इसका भी टिपिकल डिटेल होती है, लेंथ विड्थ डेप्थ कितनी है, इसका जो एजेस डिटेल कितनी है, इसी तरह इसकी डिटेल है। ये एक प्रॉपर गेम है जो कि बहुत खूबसूरत है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखानी है। ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये राउंड अबाउट है और इसके ऊपर ये अंडरपास गुजर रहा है और ये राउंड अबाउट है। इसकी मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मैं कैलकुलेशन करके बताऊं, तो इसके लिए मैंने ये सारी बात बताई है। तो अब ये स्ट्रेट रोड अगर आप देखें, ये स्ट्रेट रोड है, इसके ये RDs होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 600 है, इधर 620 होगा, इधर 640 होगा। तो आप अगर इस तरह तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये आप देखें कि ये दरमियान में ड्रेन है, उसके बाद ये रोड का स्टार्टिंग एज जिसको हम बैरियर कहते हैं, उसके बाद ये येलो लाइन शोल्डर, ये वाइट लेंस, ये येलो लाइन शोल्डर, उसके बाद ये फुटपाथ आते हैं। अब ये किस तरह आपको दिखा सकता हूँ कि आप ये देखें, ये माज़रत ज़रा मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियोस बना रहा हूँ, अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो बताइएगा ताकि उसको जो है ना ठीक किया जा सके। जी, ये आपने देखा कि ये 2.95 की जो है हमारी मीडियन है, तो यही लगाया हुआ है कि हमारी जो
बैरियर से लेके, इस बैरियर के एज से लेके, ये इस बैरियर के एज से लेके दूसरे बैरियर के एज तक 2.95 विड्थ जो है वो ये है। उसके बाद ये शोल्डर आ गई, शोल्डर लाइन ये वाली। उसके बाद 9.93 ये इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक 9.3। उसके बाद 0.625 और उसके बाद ये वेरीज पोर्शन होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, इसीलिए क्रॉस सेक्शन बनाए जाते हैं। अब जब हम इसको कट करते हैं तो हमें ये डिटेल नज़र आती है। ये इसकी प्रॉपर 2 साइड है और ये इसकी 1 साइड है। 1 साइड का जूम इसलिए किया था ताकि जो है ना समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम अपना पेमेंट स्ट्रक्चर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि रोड की जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो किस तरह होती है। सबसे पहले हम अपनी जो एक्सकवेशन करते हैं उसकी जो मिट्टी निकलती है उसको अलग रख लेते हैं। उसके बाद एक्सकवेशन करने के बाद हम अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एज़ पर लेवल, एज़ पर कोऑर्डिनेट। करने के बाद हम सबसे पहले ये ग्राउंडुलर फिल करते हैं एज़ पर लेवल जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको बाज़ दफ़ा मैंने आपको बताया था कि कॉमन फिल करते हैं, मिट्टी की फिलिंग कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना बिल्कुल ही पत्थर वाली करते हैं, बाज़ दफ़ा ग्रानुलर फिल विद सैंड कर देते हैं। उसके बाद जो है ना ये डिज़ाइनर के मुताबिक चूँकि इधर कमज़ोर थी जगह, तो इसके लिए उसने कहा था कि इधर सब बेस अलहदा से करेंगे हम। ये पेमेंट स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी रोड बनी हुई थी, उसके ऊपर उसको डिसमेंटल करने के बाद उसको दोबारा किया। तो डिज़ाइन के मुताबिक वो रोड हमारी चूँकि इतनी बनी हुई थी पहले से, तो ये एरिया जब हमने मिट्टी निकाल दी तो मिट्टी निकालने के बाद हमने सब बेस डाली है, इसलिए बाकी एरिया में हमने सिर्फ वाटर बाउंड डाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि वाटर बाउंड मैकेडम जो है वो 250 mm होगा, ABC 160 mm होगी और ऊपर जो वेरिंग है वो 50 mm होगी। तो तरीका वही है कि जो एज़ पर लेवल नीचे जब हम अपनी रोड को, ये हमारी रोड थी, कह लें कि ये, इसको हमने अपनी असफाल्ट रिमूव कर दी। सबसे पहले रिमूव करने के बाद हमारे पास ये लेवल आ गया। उसके ऊपर हमने एज़ पर लेवल अपना वाटर बाउंड मैकेडम डाला। वाटर बाउंड मैकेडम डालने के बाद हमने अपनी इस साइड पे इस साइड पे चूँकि हमने अपनी PCC की थी बैरियर खड़ा करने के लिए। बाज़ जगह पे ये RCC भी होता था कि अगर कोई चीज़ हिट हो तो बैरियर टूटे नहीं। तो इस जगह पे, इस जगह से लेकर इस जगह तक ABC की, उसका वही तरीका कि 2 लेयर्स में करेंगे क्योंकि 160 mm है। तो नीचे प्राइम कोट होगा, फिर दोनों लेयरों के दरमियान में टैग कोट होगा। उसके बाद जब हम वेयरिंग कोर्स करेंगे तो उसमें भी टैग कोट होगा। उसके बाद हम ऊपर अपनी असफाल्ट करेंगे। इसका जो पत्थर है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसका जो काफ़ी फ़ाइन होता है। स्लोप मेंटेन करते हैं। जब हमारी सड़क तैयार हो जाती है तो उसके बाद सड़क को एज़ पर स्लोप के हिसाब से हम तैयार करते हैं। उसके बाद हम लेन मार्किंग करते हैं और बाकी फिनिशिंग करते हैं। तो ये था रोड पेमेंट स्ट्रक्चर किस तरह तमीर होता है। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो टाइम देना होगा मुझे। जी, ये है हमारा प्लान। ये हमारी रोड ए, ये रोड ए हमारी कंप्लीट चलती जा रही है। चूँकि इधर से वेरी पोर्शन हो गया, मतलब 2 हिस्सों में बट गई, इसलिए इसको A1 A2 कह दिया। इसी तरह ये हमारी रोड बी जा रही थी। जब ये 2 हिस्सों में हुई तो इसको बी को अलग कर दिया, मेन बी को, और B1 को अलग कर दिया। उसके बाद ये पिंक एरियाज़ आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह क्यों किया। और ये जो है ये अंडरग्राउंड है अंडरपास, ये यू टर्न इसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद ये C रोड आ गया, ये सिंगल है। ये D रोड है, ये सिंगल है। ये D1 है, ये सिंगल है। ये E है, ये सिंगल है। अब इसकी कैलकुलेशंस किस तरह की जाती है। कैलकुलेशन इसकी करने के लिए मैं आपको ये रोड पेमेंट स्ट्रक्चर को सामने रखना पड़ेगा। रोड पेमेंट स्ट्रक्चर को सामने रखने के साथ साथ ये आपको इस तरह ज़रा वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ गया, हम अगर फ़र्ज़ करें हमारी रोड पीछे से चलती आ रही है तो इसकी मैंने RD दी है 0.20
और 26 मीटर पे आके ये वेरिएशन हुई है। अगर इस आर डी को हम अपना 26 मीटर माने तो मतलब ये जो पोर्शन आया इसको हम अपना बैक सेक्शन कहेंगे और इसकी आर डी होगी 26 मीटर। इसकी एवरेज लंबाई होगी, चूँकि बेस इधर था, 20 जमा 26 6 मीटर आ गई। इसकी एवरेज कट लेंथ इतनी आ गई। अब विड्थ आ गई ये किस तरह ये हमारी कि 1 सेकेंड, ये 28 मीटर, 13 मीटर हमारी मेन रोड ए और 15 मीटर जो है हमारी A1 रोड। तो 15 जमा 13 28 मीटर आ गई। ठीक है। अब ये स्लोप इफेक्ट किस ब्लॉक का नाम है। जब हम प्लेन में अपना मार्क करते हैं तो हम अपना ये असफाल्ट एज के, ये जो लाइन होती है प्लेन के ऊपर, ये असफाल्ट एज होती है, ये वाली एजिंग होती है हमारी। ठीक है। तो हमारी जो सब फर्स्ट लेयर हम डालेंगे वो तो अपने इतने ऑफसेट से 0.783 बाहर निकलेंगे तो हमारी ये आएगी। जब सेकंड लेयर डालेंगे तो ये होगी, जब वाटर बाउंड फर्स्ट लेयर डालेंगे तो ये होगी। ये इसलिए स्लोप इफेक्ट डाला है। इसके लिए क्या है, 2 साइड्स, इस साइड पे भी वो स्लोप जा रही है, इस साइड पे भी स्लोप जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, इस साइड पे मीडियन में भी जा रही है। इसके लिए 2 नंबर स्लोप लेंथ 0.783 और ये होगी टोटल दोनों साइड पे डाल के 1.566 प्लस 28 मीटर, तो ये हमारी होगी 29 मीटर। इसी तरह इस जगह पे जब हमारी 20 मीटर यहाँ से जब पीछे था वहाँ पे हमारी लेंथ थी 13 मीटर, तो टोटल थिकनेस इसकी आ गई 14 मीटर, 13 जमा ये, उसके बाद आ गई 28 मीटर और ये 29 मीटर। जब इसकी एवरेज की हमने 14 और 29 की एवरेज आ गई 22 मीटर। लेंथ 0 से 20, ये 20 आ गई। ये इसकी एवरेज विड्थ आ गई। ये इसकी थिकनेस आ गई फर्स्ट लेयर की 0.125। ये हमारी 36 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी बन गई। एवरेज लेंथ, एवरेज विड्थ और टिपिकल जो हमारी थिकनेस है। उसके बाद ये आप देखें कि इसको बैक और हेड क्यों किया। बैक हेड इसको इसलिए किया है कि ये देखें, अगर हम इसका 28 मीटर और 13 मीटर का एवरेज कर लें तो ये एवरेज कैलकुलेट होगा इस तरह, समझ सकते हैं आप। जबकि यहाँ पे तो हमारी मिट्टी पड़ी हुई है, तो मिट्टी को तो हम अपनी एवरेज में नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस रोड को पीछे अलहदा कर दिया। इस रोड को अलहदा लेके चलेंगे, इसको अलहदा लेके चलेंगे। इसके लिए क्या किया, हेड वही आरडी 26 मीटर जो 0,026 थी। उसके बाद 40 अगर यहाँ पे आता है तो उसकी जो लेंथ है 13 मीटर आ गई, एवरेज लेंथ 13 मीटर आ गई। टिपिकल जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 13 मीटर चल रही है, तो उसके लिए वो 13 मीटर कर दिया। वही स्लोप इफेक्ट दोनों साइडों पे है, वही स्लोप इफेक्ट ऐड कर दिया। स्लोप इफेक्ट ऐड करने के बाद थिकनेस की, तो ये इसके बाद जब फिर ये रोड ख़त्म होने लगी, उसका अगर ये इस आरडी को हम 53 समझें, ये रोड यहाँ से चलकर यहाँ तक बराबर आई। उसके बाद इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये हिस्सा अलग कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जब इसी के आरडी का हेड बनाया तो इसको दोबारा 0,0 से शुरू किया और आगे 60 फिर 80 फिर जिस तरह भी चल रही थी। ये एवरेज लेंथ आ गई उसकी, ये इसकी एवरेज विड्थ आ गई। इस मतलब 40 पे 60 पे अगर इसकी है लेंथ 13 मीटर और पीछे इधर है 24 मीटर, 13 और जमा 11 24 मीटर। तो थिकनेस उसी स्लोप के हिसाब से, चूँकि दोनों साइडों पे इसकी स्लोप है, तो ये थिकनेस आ गई, एवरेज थिकनेस आ गई। उसके बाद एवरेज विड्थ आ गई। एवरेज विड्थ क्या, इस जगह पे हमारा 24 जमा 1.5 था, इस जगह पे हमारी 25 मीटर
और अगले हिस्से में हमारी 13 जमा स्लोप डाल के 14 मीटर, 14 और 25 का एवरेज किया तो हमारे पास 20 मीटर एवरेज आ गई। मतलब कि अगर ये कहें तो ये हमारी आ गई 25,000 या 5 मीटर, और इस साइड पे हमारी आई है 14,56, 14,56। तो ये इसका एवरेज बनता है। उसके बाद जब अगला करेंगे तो वो फिर से 13 मीटर की एवरेज चलती जाएगी। ये इसलिए इसकी एवरेज की है। इसी तरह ये रोड ए ज़्यादा मुश्किल होती है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आती है। इसी तरह इसका हेड लिया कि इसको A1 को 0,0 का, उसकी जो चौड़ाई आई थी ये 15 मीटर, उसको 15 मीटर रखा। इस RD के एंड पे इसको 0,0 10 यानी कि 10 मीटर का पीस के, तो इसकी भी एवरेज वही है। स्लोप इफेक्ट दोनों तरफ डाल के तो एवरेज 16 मीटर आ गई थिकनेस की, और ये इसकी आ गई। ये सारे रोड्स A B इसी तरह C बिल्कुल चूँकि ठीक है, उसमें बैक हेड की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये देखें C में सीधा मतलब 0 20 40 एवरेज जो 6 मीटर चल रही है, जो ये 6 मीटर है। इसी तरह D के अंदर टिपिकल चूँकि 7 मीटर है, वो भी 7 मीटर है। उसके बाद 10 मीटर ये RD सेम चलती जाएगी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, स्लोप इफेक्ट डालने के बाद तो लेंथ एवरेज विड्थ थिकनेस ये मेजर। अब इशू आया, मेरे दोस्त ने पूछा था कि जहाँ पे ये ट्रांजिशन आ गई वहाँ पे किस तरह कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए मैंने जो बोल्ड पिंक है इसको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से बंद नहीं है। लेकिन इसको चूँकि मैंने बोल्ड किया क्योंकि यहाँ से गाड़ी ने आना है और यहाँ पे निकल जाना है। तो ये हम ओवरलैपिंग किस तरह करेंगे, इस राउंड अबाउट को मैंने बंद करके अलहदा कैलकुलेशन कर दी है। और ये जो पिंक एरियाज़ हैं इनको मैंने A B C D E F G H कह दिया। ये देखें एरिया A B C D E F। अब एरिया को आपने इसको ख्याल करना है कि ये किस तरह है। जिस तरह ये आप अज्यूम करें कि ये C है, इस तरफ चूँकि हमारी रोड टिपिकल है कि यहाँ पे हमने अपनी रोड को कट कर दिया पेमेंट स्ट्रक्चर को। अब इस साइड का पेमेंट स्ट्रक्चर भी हम बिल्कुल परपेंडिकुलर करेंगे तो इसमें स्लोप नहीं आएगी। लेकिन जब ये हम इस तरफ बढ़ा रहे थे और थोड़ा सा इस तरफ बढ़ाया तो हमारी 1.783 बढ़नी है। तो हम अपना कर्व स्टोन से इतनी जो है ना ऑफसेट लगा लेंगे इस साइड के लिए अलहदा से, तो वो ये एरिया बन जाएगा इस तरह। वो इधर शो नहीं किया क्योंकि उसकी डिटेलिंग बहुत हो जानी। इसी तरह जिस तरह ये है तो इसमें स्लोप के लिए ये आ जाएगी। तो जब ये आप इसका एरिया करेंगे तो एरिया करने के बाद इसकी टिपिकल थिकनेस जो है 1.125 है, तो ये आपकी क्यूबिक मीटर आ गई। उसके बाद राउंड अबाउट आ गया। राउंड अबाउट तकरीबन है हमारा, कह लें कि एक RD से अगर शुरू करें हम, ये 0 है तो घूमकर वापस आने से अगर आप 45 मीटर कह रहे हैं तो टिपिकल थिकनेस उसकी 13 है, इधर भी 13 यानी कि कंप्लीट 13 वेरिएशन नहीं है। तो इसकी स्लोप इफेक्ट जहाँ पे ये मट्टी है, जहाँ पे ये मट्टी है वहाँ पे तो हमारी स्लोप जा रही है। लेकिन जहाँ पे हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर, ये स्लोप तो टिपिकल होगी, ये इस साइड पे स्लोप नहीं बढ़ रही। उसके लिए मैंने क्या किया, एक दफ़ा कंप्लीट स्लोप दे दी है दोनों तरफ और इसकी एवरेज विड्थ करके थिकनेस करके कैलकुलेशन कर दी। अब डिडक्ट साइड स्लोप्स, मैंने इन लेंथों को जमा किया जो मैच हो रही थी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हमारी पेमेंट स्ट्रक्चर, चूँकि हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर इस तरफ 0.783 नहीं बढ़ा तो हमने उसको कट कर दिया, ताकि क्योंकि जब इस जगह का सेक्शन हम काटेंगे तो वो भी हमारी रोड ये सीधी होगी, राउंड अबाउट की ये सीधी होगी। इसलिए हम अपनी जो स्लोप है वो नहीं ले सकते दोनों साइडों पे।
तो ये हमने 4 क्यूबिक मीटर अपना माइनस कर दिया स्लोप इफेक्ट की वजह से। तो ये टोटल क्वांटिटी हमारी 446 क्यूबिक मीटर बन रही है। तो इस तरह ये कैलकुलेट की जाती है, हर एक रोड अलहदा कैलकुलेट की जाती है। अलहदा कैलकुलेट करने के बाद ये जिस तरह ये है, अब ये मेन कैरिज वे है, इसको फर्स्ट और 2 लेयर्स में किया जाता है अलग अलग। फिर ये SL1 है, ये SL1 साइड है, ये SL2 साइड है, ये अलहदा की गई। ये इनर SL2, इनर SL2, आउटर। ये लूप है, लूप की भी बड़ी मज़ेदार कैलकुलेशन है कि इस तरह ये मिट्टी फिलिंग होती है, इस साइड पे रोड आती है। जिस तरह की ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, 1 मिनट, पेपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। ये लूप आ जाती है जिस तरह के दरमियान में, इधर इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, ये भी बड़ा मज़ेदार काम है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह हर एक रोड को एज़ पर कोऑर्डिनेट्स, एज़ पर लेवल कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास तकरीबन पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो सब बेस कोर्स आती है, तकरीबन 66,000 70,000 जिस तरह का प्रोजेक्ट है। इसी तरह वाटरबोर्ड मैकेडम करते हैं कैलकुलेट। इसी तरह ABC, AWC, इसकी एम्बैंकमेंट फिलिंग और इसकी और जितनी भी कैलकुलेशन वो सारी की जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो ना रोड क्रॉस सेक्शंस किस तरह बनाए जाते हैं प्रॉपर आपको बताऊं। जो बार बेंडिंग शेड्यूल स्ट्रक्चर के कलवर्ट्स के किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, क्वांटिटीज़ किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं, तो वो मैं आपको बताऊं। अब अगली मैं वीडियो जो है पूरी एक प्रॉपर घर की कैलकुलेशन बताऊंगा कि उसका कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद डिटेल एस्टिमेट करने के बाद जो है वो पर स्क्वायर फुट क्या रेट आता है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बताइए, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। क्योंकि मकसद अपने इल्म को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। हर चीज़ जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती। आप मुझे समझाएं, मैं आपको समझाऊं, ताकि जो हमारा इल्म फैल सके। तो इतनी बात थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका इतना टाइम देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए जन्नत तू अता करना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए जन्नत तू अता करना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए जन्नत तू अता करना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए जन्नत तू अता करना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, दोज़ख से बचा लेना, जन्नत तू दिखा देना, जन्नत तू दिखा देना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, दोज़ख से बचा लेना, जन्नत तू दिखा देना, जन्नत तू दिखा देना। ए पर्दनशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए जन्नत तू अता करना।